आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह किया है कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल ऐसे निर्देश सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं। आज हम इस समाचार का पंचनामा करेंगे कि वो क्या स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कहना पड़ा। क्या इतिहास है समान नागरिक संहिता का, ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ और कैसे आज फिर ये मुद्दा आ गया है, क्या हालात पैदा हो रहे हैं और क्यों जरूरत है हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इस खबर का पंचनामा करने से पहले यदि अभी तक आपने स्टेटमेंट टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर भी जाकर स्टेटमेंट टीवी पेज को लाइक शेयर करें ताकि आपको समय समय पर हमारी सभी खबरों के पंचनामा की जितनी भी अपडेशन है, नोटिफिकेशन है, मिलती रहे। हम कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनके पीछे क्या हालात हैं उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनको भी वो अपडेट रहें करंट अफेयर से, उनको हम बताने की कोशिश करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पर विचार करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चीज है। असल में हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून बने, अलग अलग पर्सनल लॉ बने हैं। विशेषकर विवाह के लिए, उनकी प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए, परिवार के लिए, अडॉप्शन के लिए और खास करके सेपरेशन और तलाक के लिए अलग अलग कानून बने हैं। हमारे यहाँ जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, वो हिंदू लॉ के, हिंदू मैरिज लॉ के हिसाब से उनके विवाह होते हैं, उनके डाइवोर्स होते हैं। इसी तरह से मुस्लिम के लिए और ईसाई के लिए अलग अलग कानून हैं। मुस्लिम के जितने विवाह हैं या तलाक हैं वो उनकी शरीयत के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होते हैं। अब इसमें कई बार इतनी पेचीदगियां हो जाती हैं अलग अलग कानून होने की वजह से कि कोर्ट्स को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया है। कुछ बालिग जोड़े हैं जिनको रजिस्ट्रार जो है उनकी शादी को रजिस्टर नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी इंटरकास्ट मैरिज थी, उनके धर्म अलग थे। हिंदू मुस्लिम की शादी थी या ईसाई हिंदू की शादी थी। वो रजिस्ट्रार उनको कह रहे थे कि आपका लीगली कन्वर्शन नहीं हुआ है इसलिए मैं रजिस्टर्ड नहीं करूंगा। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सारे विषयों को देखा और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोई बात नहीं है, जो बालिग है वो किसी भी धर्म से है, उनका कन्वर्शन सही है गलत है ये कोई विषय नहीं है। आपको जो है इस बात के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आई है तो आप इसको रजिस्टर्ड करें। इस मुद्दे पर जब ये ऐसी पेचीदगियां आई तो हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप इस मामले को देखें। हमारे देश में ऐसी आए दिन दिक्कतें आ रही हैं, कहीं पे डाइवोर्स का मामला है, कहीं पे जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप होती जा रही है, हमारे यहाँ इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिजेस बढ़ती जा रही हैं और जब इस तरह से शादियां होंगी तो उसमें शादी के नियम अलग हैं, तलाक के नियम अलग हैं। जब वो बंटवारा होता है तो समझ नहीं आती कोर्ट को कि वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से हिसाब करे या हिंदू लॉ के हिसाब से कानून लागू करे। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप इस पे क्यों नहीं विचार करते, इस बात को आगे बढ़ाएं। अब आपके मन में एक उत्सुकता ये भी होगी कि भी क्या हमारे कानून में, हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो लागू किया जा सके। बिल्कुल है। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में अगर आप देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो उनका भाग 4 है उसमें बाकायदा से कहा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि वो समान नागरिक संहिता की तरह को अपना लक्ष्य माने और इसकी तरफ बढ़े। हालांकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो बिल्कुल बाध्य नहीं होते, एक तरह से दिशा निर्देश हैं, एक तरह से वो डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि हमें सरकार को किस तरह से आपको चलाना है, किस दिशा की ओर बढ़ना है। तो बाकायदा संविधान में भी ये कहा गया है कि आपको इस तरफ आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े। सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए।
भारत में संपत्ति, शादी, तलाक और उत्तराधिकार मामले में हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग कानून हैं, अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। ये बड़ी समस्या पैदा हो रही है। आप देखें कि अभी भी सरकार ने ट्रिपल तलाक पे रोक लगाई है। अगर आप इतिहास में जाएं, इस बात को आप जब भी समझ सकते हैं कि ये मुद्दा आखिर कब से चला आ रहा है। ये मामला 1978 से शुरू होता है। आपको शाह बानो का केस याद होगा। अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझना है तो सबसे पहले आपको शाह बानो का केस जानना होगा। जब भी आप इस मुद्दे को समझ पाएंगे कि कहां से लेकर हमारी ये शुरुआत होती है और आज हम कहां पहुंच चुके हैं। 1978 में इंदौर की एक महिला थी, 62 ईयर ओल्ड महिला थी, शाह बानो। उनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक को यूज करके, उनके हस्बैंड का नाम था मोहम्मद अहमद खान, उनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक कह के अपनी पत्नी को अलग कर दिया। बोला कि तलाक तलाक तलाक, आप अलग हो जाइए। आप ये देखिए कि उस वक्त उस लेडी की एज 62 ईयर थी और उसके 5 बच्चे थे और उन 5 बच्चों को उस महिला के हवाले कर दिया गया कि ये 5 बच्चे आपके हैं और उसको मामूली मेहर की राशि देकर रवाना कर दिया गया कि आप की ये मेहर की राशि है। ये मेहर आप समझते होंगे, जब मुस्लिम लॉ में जब दोनों की शादी होती है, लड़का लड़की की, तो एक मेहर की राशि तय होती है जो लड़की की तरफ से दी जाती है। और ये होता है कि जब अगर कभी तलाक हो तो ये मेहर की राशि दी जाएगी लड़की को। आप ये देखिए 40 साल पहले उस लड़की की शादी हुई शाह बानो की और 40 साल बाद वो मामूली राशि देकर उसको भेज दिया गया। तब शाह बानो ने कहा कि ठीक है, मुझे तलाक तो मंजूर है, लेकिन हमें हमारे गुजारा भत्ते के लिए तो आपको कुछ देना होगा। लेकिन पति देव ने कहा कि हम कुछ नहीं देंगे, जो शरीयत में कानून है मेहर की राशि का वो हमने दे दिया है। शाह बानो झुकी नहीं, उन्होंने बाकायदा सेशन कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया, अपने कोर्ट में पिटीशन डाली। सेशन कोर्ट ने भी उसको राहत नहीं दी, तो वो हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने भी उसके हक में कोई फैसला नहीं सुनाया। तो आप ये देखिए कि शाह बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, इतनी वृद्ध महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बात तो सही है, भी ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पति सिर्फ ट्रिपल तलाक कह दे और 5 बच्चे हैं उसका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा, गुजारा होगा कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाई। उन्होंने कहा कि हम इस विषय पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे और इस पूरे मामले में आते आते 85 हो गया, 1985 आ गया। 1985 में जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि देखिए, जो मेंटेनेंस एक्ट है, सीआरपीसी की धारा 125 है, भरण पोषण का जो अधिकार है, वो महिला चाहे किसी भी धर्म से है, वो जाति धर्म का कोई मसला नहीं है। पति को अगर वो डाइवोर्स दे रहा है अपनी पत्नी को, तो उसे उसको गुजारा भत्ता देना ही होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से है। ये शाह बानो के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। शाह बानो कोर्ट में तो केस जीत गई, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे देश की राजनीति ने उसे हरा दिया। इस केस के जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुस्लिम युवा सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन होने लगे, पूरे देश में एक बवाल आ गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने इसका जोरदार विरोध किया, धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। सब लोग, जितने युवा थे मुस्लिम, उनको लगा कि हमारा तो ट्रिपल तलाक का अधिकार ही छिन गया है। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए। उस वक्त कांग्रेस के राजीव गांधी की सरकार थी। उन्हें लगा कि ये तो इससे तो मुस्लिम युवा उनसे नाराज हो जाएंगे, उनका एक वोट बैंक उनसे छिन जाएगा। उस बात के लिए संसद बुलाई गई और संसद में एक विधेयक लाया गया और इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को जो अधिकार मिला था सीआरपीसी की 125 सेक्शन का, उसे निरस्त कर दिया गया। राजीव गांधी की सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 पारित कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल पलट दिया गया और इस दिन मुस्लिम महिलाओं की हार हो गई। और याद कीजिए, इसी दिन पहली बार मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द का भी प्रयोग हुआ। उस दिन ये सरफेस पे ये शब्द आया, उससे पहले ये अपीजमेंट का शब्द नहीं था, तुष्टीकरण शब्द नहीं था। उसी दिन ये तुष्टीकरण का शब्द बाजार में आया, लोग कहने लगे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जब सरकार को लगा कि हिंदू भी नाराज हो रहे हैं, तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाकर हिंदुओं को संतुष्ट करने की कोशिश की। ये हमारे देश में एक राजनीति चली आ रही है, बरसों से यही ऐसा कुछ चला आ रहा है। लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से सरकार को कहा है
कि इस तरह सी पेचीदगियों को कम करने के लिए जो शादी विवाह और तलाक और प्रॉपर्टी संबंधी, उत्तराधिकार संबंधी, अडॉप्शन संबंधी जो मामले हैं, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा है कि पहले मुस्लिम की शादी मुस्लिम से होती थी, आजकल हिंदू की शादी मुस्लिम से हो रही है, मुस्लिम की शादी ईसाई से हो रही है। इस तरह से जब केस कोर्ट में आते हैं तो बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, कोर्ट को भी फैसला करते हुए समझ नहीं आती कि वो यहाँ पर कौन से लॉ को अडॉप्ट करे। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये मामला, ये समाचार विस्तार से समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए समाचार के पंचनामा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक बार फिर आग्रह है कि यदि अभी तक आपने स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारे यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल OPG एंड EEG टेस्ट, मेमोग्राफी, कलर डॉपलर, ब्रेस्ट एंड थायराइड अल्ट्रासाउंड और सभी प्रकार के CT स्कैन किए जाते हैं। शुभ डायग्नोस्टिक सेंटर शिव हंस मॉल के पीछे, मॉडल टाउन, फतेहाबाद।